हेलो, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दंडकारण्य के पठार के बारे में। ठीक है, और ये दंडकारण्य चौथा भाग है जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है उसका, है ना। और जो बाकी के वीडियो हैं पहले लेक्चर के, मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार या जसपुर सामरी पाठ प्रदेश या छत्तीसगढ़ का मैदान, तो उनके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके पहले के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का चालू करते हैं दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो और एक सूचना और देना था कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को पता चलता है कि मैं आपसे कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे शुरू तो ये छत्तीसगढ़ का मैप देख लीजिए, है ना। तो शुरू हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इसका उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग में क्या क्या था अपना। उत्तरी भाग में अपना क्या था, इस तरीके से था आपका। पूर्वी बघेलखंड पठार था ये। ठीक है, पूर्वी का बघेलखंड पठार याला था आपका। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश था याला एरिया। किसी और पेंसिल से दिखा देता हूँ। याला आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का एरिया था। ठीक है, एक रफली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक। और नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ तो ये जो बीच वाला पूरा एरिया था इस तरीके से, ये जो बीच वाला एरिया था याला था आपका छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया था। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया। अब नीचे में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, नीचे हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य के पठार के बारे में। बस्तर के पठार, दंडकारण्य के पठार के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज इसकी बात करने जा रहे हैं। बाकी जो ऊपर के भाग हैं प्राकृतिक विभाजन, उनके बारे में हम लोग शुरू ही बात कर चुके हैं। तो चलिए चालू करते हैं इसके सामान्य परिचय से। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले दंडकारण्य के पठार के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। सामान्य परिचय। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इसे नोट करते जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है। सीजी का दक्षिणी भाग है। क्या है, दक्षिणी भाग। या सीजी का कौन सा भाग है सर, दक्षिणी भाग। फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं। शामिल जिले। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला है ना, एमएमए लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। ठीक है, तो इसके दो तहसील आएंगे। दो तहसील कौन सा, मोहला तहसील, ठीक है, प्लस मानपुर तहसील। अंबागढ़ चौकी नहीं आएगा। ठीक, मानपुर तहसील। ठीक है, प्लस बस्तर संभाग के सारे जिले। बस्तर संभाग के सारे जिले। ठीक है, बस्तर संभाग के सारे जिले आप समझ ही गए होंगे। कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, ये बीजापुर हो गया, डी मतलब दंतेवाड़ा हो गया, ये सुकमा हो गया, ये बस्तर हो गया, और ये हो गया कोंडागांव। ठीक है, तो ये सारे जिले बस्तर संभाग के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड बात करते हैं अब। तो थर्ड बात करते हैं शामिल राज्य, कि कौन कौन से राज्यों में यह फैला हुआ है। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे थे, जिला और तहसील की बात कर रहे थे। अब कौन कौन से अन्य राज्यों में यह फैला हुआ है ना। तो देखिए, मैं मैप को, सीजी के मैप को पहले भी बता चुका हूँ पहले के क्लासों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं पहले राज्य बना देता हूँ। यहाँ पे तो ये जो सुकमा है, ठीक है, इस साइड है, इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, एपी राज्य। ठीक है, इस साइड है सर आपका उड़ीसा। ऐसे अगर मैं यहाँ बीजापुर के बीचों बीच से लाइन खींच देता हूँ तो ये है तेलंगाना, और इस साइड है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो दंडकारण्य का पठार है वो आपका तेलंगाना में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और उड़ीसा में फैला हुआ है, और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों में यह फैला हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सीजी छत्तीसगढ़, प्लस टीएल तेलंगाना, प्लस एपी आंध्र प्रदेश, प्लस ओआर उड़ीसा। तो इन चार राज्यों में, ये स्टेट है ना, ये राज्य है। ठीक है, इन चार राज्यों में यह दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट है इसका ढलान किस ओर है। तो दंडकारण्य दक्षिण की ओर है, तो इसका ढलान भी किस साइड है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर। ठीक है, इसका ढलान किस साइड है सर, दक्षिण की ओर। इसका सीधा सीधा मतलब है जैसे यह दंडकारण्य का पठार है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका दंडकारण्य का पठार है। तो यहाँ पे मैं कहीं भी पानी डालूंगा तो वो किस साइड बहेगा, दक्षिण की ओर बहेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अच्छा, दक्षिण की ओर ढलान लिख देता हूँ मैं। ढलान हो गया चौथा। पांचवा, पांचवा बात करते हैं। अच्छा,
और इसमें मैं आपको सबसे शुरू दिखा देता हूँ मैप। जैसे कोई सा भी पेपर है आपके सामने, अगर कोई सा भी पेपर रहता है तो उसमें दिशा किस किस तरफ रहता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये पूरा को एक पेपर मान लेते हैं, ये इतना बड़ा, ये पूरा एक पेपर है, मान लो ये इतना बड़ा पूरा है ना, एक पेपर है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ऊपर साइड रहता है उसको हम लोग उत्तर दिशा लेते हैं। ठीक है, जो नीचे साइड होता है इसको हम लोग दक्षिण दिशा लेते हैं। ठीक, जो हमारे राइट हैंड साइड वाला एरिया रहता है, देखिए ये मेरे राइट हैंड साइड है, तो इसको मैं लूंगा पूर्व दिशा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो रहता है पश्चिम दिशा। तो पेपर में आप दिशा इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए जो दंडकारण्य का पठार है वो छत्तीसगढ़ के कौन से भाग है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से ऊपर को उत्तर लेंगे, नीचे को दक्षिण लेंगे, इस साइड को पूरब और इस साइड को पश्चिम, तो खैर धीरे धीरे वो आपका आदत हो जाएगा। ठीक, और इसका ढलान की साइड है दक्षिण दिशा की ओर, मतलब पानी अगर मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, पानी यहाँ डालता हूँ तो पानी इस तरीके से नीचे बह रहा, मतलब इसका ढलान कौन सी ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। तो इसमें प्राचीन समय के बारे में बात किया गया है कि प्राचीन समय में क्या था। जैसे कि अगर हम भारत का नक्शा बनाए, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भारत का नक्शा बनाया, एकदम रफ डायग्राम बनाया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे आपका एक पर्वत श्रेणी आता है। मैं कोई और पेन यूज करता हूँ इसके लिए। तो इस एरिया में ऐसे करके एक पर्वत श्रेणी आता है जिसको विंध्यन पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर साइड को रामायण के समय में उत्तर कौशल और नीचे साइड को दक्षिण कौशल कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर साइड को जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस वाले एरिया को अपन क्या कहते थे, उत्तर कौशल करते थे। और नीचे का जो एरिया है जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया को हम लोग दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो उस समय जो छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला एरिया है, यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा, तो ये जो छत्तीसगढ़ है, और तो इसका जो बस्तर वाला एरिया था, ये बस्तर वाला एरिया, तो इसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाएगा। दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ दंडक नाम का राक्षस रहता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस एरिया को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, तो वही है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। दंडकारण्य प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। छठवां बात करते हैं, इसकी औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। जो दंडकारण्य का पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। छठवां पॉइंट हो गया। सातवां बात करते हैं कि ये जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, जो ये जो दंडकारण्य का पठार है, का पठार, तो यहाँ विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न ऋतुओं में जो तापमान है उसका तापांतर बहुत कम होता है। उसका तापांतर, तापांतर बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए गर्मी के समय में, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के समय में, ग्रीष्म ऋतु के समय में अगर बिलासपुर का तापमान 32 डिग्री हो जाता है, ठीक है, और ठंडी के समय में या शीत ऋतु के समय में इसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 20 डिग्री, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और ठंडी ऋतु में जो तापांतर है बिलासपुर का, वो 20 डिग्री आता है। ठीक है, ये 20 डिग्री आता है। तो ऐसे ही अगर मैं दंडकारण्य के पठार के बारे में बात करूंगा तो वहाँ ये अंतर बहुत कम होता है, अंतर बहुत कम होता है इनसे। जैसे अगर मैं दंडकारण्य का पठार लिख देता हूँ, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, तो अगर इसमें आप निकालेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में हो सकता है इसका तापमान रहता होगा 19 डिग्री, ठीक है, और शीत ऋतु में इसका तापमान रहता होगा 16 डिग्री। ठीक है, तो अगर अंतर निकालेंगे तो केवल 3 डिग्री सेल्सियस का निकल रहा है। तो वही चीज बताने की कोशिश कर रही है कि जो दंडकारण्य का पठार है उसमें जो विभिन्न ऋतुओं में ताप के अंतर है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, यही है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन। ठीक है, 7 8 किस कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ।
खनिज मतलब मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ लोहा पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है लोहा पाया जाएगा क्योंकि धारवाड़ टाइप की चट्टानें पाई जाती है। टीन पाया जाता है, ठीक है। कोरंडम पाया जाता है यहाँ, एक खनिज है कोरंडम, वो पाया जाता है, ठीक है। यहाँ अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है यहाँ। यहाँ पे हीरा पाया जाता है, ठीक है। इस कारण क्योंकि यहाँ पे इतने टाइप के आपको अलग अलग तरह के खनिज मिलते हैं, इस तरह इसे खनिजों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों, खनिजों की भूमि भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे खनिजों की भूमि भी कहा जाता है। अगर यहाँ के अपवाह तंत्र की बात करें, यहाँ कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है, तो यहाँ गोदावरी अपवाह तंत्र पाया जाता है। अपवाह तंत्र, ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र पाया जाता है। अभी अपवाह तंत्र क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे। होता क्या है, जैसे कि ये इमेजिन कीजिए ये बड़ी सी नदी है, ठीक है। और इस नदी से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिलती हैं, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं, ठीक है। और इन छोटी नदियों से भी बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 टाइप के अपवाह तंत्र हैं, उन्हें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं सर? अपन अपवाह तंत्र। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहा हूँ। वो है ये कि ये गोदावरी अपवाह तंत्र के अंदर आता है। तो वो कैसे? ये जो बड़ी नदी है इसको हम लोग बोल देते हैं गोदावरी नदी। क्या बोल देते हैं? गोदावरी नदी, ठीक है। और जितनी भी छोटी छोटी नदियां या उनकी सहायक नदियां होती है वो सब आके मिलते हैं ना, तो ये पूरे सिस्टम को गोदावरी अपवाह तंत्र सिस्टम कहा जाता है। ये पूरे सिस्टम को गोदावरी अपवाह तंत्र सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गोदावरी नदी, ठीक है। ये गोदावरी नदी हो गया। और इसके अगर मैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करूं तो ये जो ये वाला नदी गया है, ये देखा ना, ये जो गैर सहायक नदी जो गोदावरी से मिला है, तो एक है इंद्रावती, इंद्रावती नदी। मैं अभी इसे इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि इनके नाम आने वाले हैं, तो ये एकदम छोटा सा बता दे रहा हूँ आपको ताकि जब नाम आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया सबरी नदी, ठीक है। तो ये दो सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, ठीक है। और इंद्रावती नदी की ही एक और सहायक नदी है जो इंद्रावती से जाके मिलती है, जिसे बोलते हैं कोटरी। तो इसे ध्यान रखेंगे, कोटरी नदी, ठीक है, क्योंकि एक कोटरी बेसिन करके आने वाला है। तो जो कोटरी बेसिन जो बनाता है इसमें क्या बोला जाए, दंडकारण्य के पठार में, वो कोटरी नदी ही बनाता है जो कि दंडकारण्य का एक उपभाग है। तो आई होप आपको ये आपको समझ में आ गया होगा अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये एक अपवाह तंत्र हो गया जिसे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र बोल सकते हैं। इस जो बड़ा से गया ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो गया। ऐसी एक और अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में जिसे हम लोग महानदी अपवाह तंत्र कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है महानदी, महानदी, ठीक है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी सहायक नदी है। तो महानदी की भी एक सहायक नदी का नाम क्या है? दूध। रहने को बहुत सारी सहायक नदियां हैं, दूध है, जो कैलाट है, मांड है, बहुत सारी है। बाकी मैं बता रहा हूँ दूध जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। तो ये तो आपको अब अपवाह तंत्र में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको इसके लिए समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका मैप भी दिखा देता हूँ कि अपवाह तंत्र दिखता कैसे है। तो अब ध्यान से देखिए इस मैप को। तो ये जो मैप है तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बताने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा भाग कौन कौन से अपवाह तंत्र के अंदर आता है। तो ये जो आप येलो वाला भाग देख रहे हैं ना, तो ये जो येलो वाला भाग है यहाँ पे आपको बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो येलो वाला भाग है वो आपका आता है महानदी अपवाह तंत्र के अंदर, महानदी अपवाह तंत्र के अंदर, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये आपका सोन नदी अपवाह तंत्र के अंदर आता है, सोन नदी,
सोन नदी अफवाह तंत्र के अंदर आता है। जो लाल वाला भाग है वो आपका ब्राह्मणी नदी के अंदर आता है। यानी नदी अफवाह तंत्र। नीचे वाला आपका गोदावरी नदी के अंदर आता है, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये आपका नर्मदा अफवाह तंत्र के अंदर आता है। तो इस तरीके से अफवाह तंत्र है। और अगर आप देखेंगे ऊपर से, जैसे मैं बता नहीं रहा था कि इस तरीके से रहता है, ठीक है, एक बड़ा नदी रहता है, फिर उसकी सहायक नदियां होती है, फिर उनकी सहायक नदियां होती हैं। तो एक बड़े नदी की बहुत सारी सहायक नदी होती है, उनकी सहायक नदियों की भी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे अगर सैटेलाइट से किसी अफवाह तंत्र को, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बड़ा वाला है ये महानदी है ना, इस तरीके से आपका ये सिहावा नगरी से निकलती है इधर से, है ना, और उसकी सहायक नदियाँ फिर उनकी भी सहायक नदियाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये महानदी का पूरा एरिया, ये जितनी भी नदियाँ हैं सब मतलब महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इधर देखेंगे तो ये सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सोन नदी इस तरीके से गुजरता है और पटना में जाके गंगा से मिल जाता है। ठीक है, इस साइड देखेंगे तो ऐसे करके गोदावरी नदी निकली है, तो ये जो ब्लू कलर में है, इसमें बैगनी कलर में, इसमें ग्रीन कलर में है, तो ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा है। ठीक है, तो ये एक मैं आपको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ठीक है, इसे हम लोग इन फ्यूचर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो केवल दिखाने के लिए आपको। चलिए ठीक है, अपवाह तंत्र खत्म हो गया। अपवाह तंत्र खत्म होने के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके उपभागों में, कि इस ये जो बेसिन है उसके कितने उपभाग हैं। ठीक है, तो उपभागों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिन बोलता हूँ, सॉरी, दंडकारण्य का जो पठार है उसके कितने उपभाग हैं। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार पठार ठीक है, तो इसके उपभाग, तो इसे कितने उपभागों में बांटा गया है। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा तो उसमें अलग अलग कुछ कुछ दिया हुआ है, बाकी मैं इसे अपने हिसाब से बांटा हूँ उपभाग। और आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ तो कैसे भी बना दूंगा। मैं रिसर्च करके ही बनाया हूँ, ये देख के ही बनाया हूँ कि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, तो हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो उपभाग की बात करते हैं। तो फर्स्ट उपभाग है इसका कोटरी बेसिन। कौन सा है? कोटरी बेसिन। ठीक है, इसका सेकंड उपभाग है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, इसका थर्ड उपभाग है आपका गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी शबरी बेसिन। ठीक है, इसका फोर्थ भाग है आपका बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। फिफ्थ भाग है इसका बैलाडीला पर्वत। बैलाडीला पर्वत। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए इसे अब मैं बगल में मैप में भी दिखा देता हूँ आपको। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए मेरे मैप वाला लेक्चर यहाँ पे दे दूंगा, जिसमें मैं बहुत आसान तरीके से 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सिखाया है। तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसका जिला डिवीजन कर देता हूँ। ये पहले तो मैं पूरा बस्तर संभाग बना दिया, अब जिला डिवीजन कर रहा हूँ। ये कौन सा जिला है? ये है आपका कांकेर जिला। KKR लिख देता हूँ, ये आपका कांकेर जिला है। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला है कोंडागांव जिला। कोंडा लिख देता हूँ मैं, कोंडागांव जिला। और नीचे ले आता हूँ, यह है आपका बस्तर जिला। कौन सा जिला है सर? बस्तर जिला है। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ तो ये है आपका नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिला। यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ऐसा तिकोना टाइप का बना देता हूँ तो ये है आपका डी लिख रहा हूँ केवल, दंतेवाड़ा जिला है। ठीक है, और इस नोक से थोड़ा सा ऊपर आप ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर जिला। बीजा बस लिख दे रहा हूँ। ठीक, और नीचे अपने आप कौन सा जिला बन गया? सुकमा जिला। ठीक है, तो ऐसा हो गया। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देंगे, ये कौन सा जिला होगा? MMA जिला, मतलब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। कि हम दो तहसील लेंगे। दो तहसील कौन कौन से? अगर इसमें तहसील लेंगे तो दो तहसील कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा मोहला,
मोहला, और दूसरा आएगा मानपुर। ठीक है, तो ये दो तहसील अपने को लेने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग क्या, सबसे शुरू इसमें मेरे को लोकेट करना है कोटरी बेसिन। सबसे शुरू मेरे को क्या लोकेट करना है सर, कोटरी बेसिन। तो कोटरी बेसिन सर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और ये बन गया सर आपका क्या, कोटरी बेसिन। ये वाला एरिया बन चुका है सर आपका कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन के बाद अगर मैं बात करूं अबूझमाड़ पहाड़ी की बात करूं, तो अबूझमाड़ पहाड़ी अपन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अबूझमाड़ पहाड़ी कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। तो ये वाला हो गया सर आपका क्या, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये वाला सर क्या हो गया आपका, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, इसका नाम मैं बाद में लिखूंगा। ये हो गया अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब नेक्स्ट अपने को क्या दर्शाना है, गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक है, या इसी को ही हम लोग बस्तर का मैदान भी कहते हैं। इसी का ही अन्य नाम क्या होगा यहाँ पे, मैं इस पेन से लिखूंगा, इसी का ही अन्य नाम होगा बस्तर का मैदान। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, तो ये हो गया। ये होने के बाद अपने को क्या करना है, गोदावरी सबरी बेसिन बताना है, बनाना है। तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा है। ये हो गया आपका गोदावरी सबरी बेसिन। और जो जितना और नेक्स्ट अपने को इस तरीके से मैं बना दूंगा क्या, बैलाडीला पर्वत श्रेणी, बहुत छोटा सा। ये वैसे मैं अलग नहीं करता, पर अलग कर दिया क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आ गया था, इसका अलग करना पड़ गया। क्योंकि मतलब मैं देखा हूँ सीजी किसान में क्या होता है कई बार कि व्यापम कुछ अलग आंसर लेता है, सीजीपीएससी कुछ अलग आंसर लेता है ना। तो ये थोड़ा सा डिलेमा है अपने एग्जाम सिस्टम में, पर कोई नहीं, वो सभी के लिए है वो। तो ऐसा नहीं है कि उससे किसी का घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो ठीक है, तो देखिए, वरी सबरी बेसिन, इसी को क्या कहते हैं हम अपन, सीजी का मैदान, सीजी का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस वाले की, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बोलेंगे अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसको क्या कहेंगे, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, यह है आपका कोटरी बेसिन। कोटरी नदी द्वारा बनाया जाता है कोटरी बेसिन। आपको पता है कोटरी बेसिन, कोटरी नदी के बारे में अभी बताया था। जो आपका गोदावरी अपात तंत्र है, तो जो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है, कोटरी नदी। तो वो कोटरी नदी ही यह कोटरी बेसिन का निर्माण करती है। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा भाग है ये बैलाडीला पर्वत एरिया है, बैलाडीला पर्वत। ठीक है, ये जो आपका बड़ा सा भाग है ये कौन सा है? बस्तर का पठार है, इसे बस्तर का पठार कह देते हैं। जो मैंने हैच नहीं किया है, ये देखिए इसमें कोई मैं नहीं लगाया हूँ, तो ये बस्तर के पठार के अंदर आता है। तो ये हो गया आपका 5 भाग। ठीक है, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ लीजिए, है ना। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।